अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका मेजबान उसामा एजाज। नाजरीन, मुल्क पहले ही मौशी सियासी सिक्योरिटी बहरान की दलदल में फंसा हुआ है, लेकिन जब सियासी बयान या दहशत गर्दी जैसे हसास मौजुआत से उलझने लगे तो सवाल सिर्फ सियासत का नहीं रहता बल्कि सवाल रियासत का बन जाता है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने हाल ही में एक इंतहाई संगीन इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि PTI का सरबराह जो इस वक्त जेल में है वहां बैठकर आज भी दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहा है और यह भी तासुर है कि TTP, जी हां, तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब PTI का अस्करी विंग बन चुकी है। नाज़रीन, ये अल्फाज मामूली नहीं है। अगर ये इल्जाम दुरुस्त है तो रियासत को इस पर सख्त एक्शन लेना होगा और अगर ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग है तो हुकूमत को यह समझना होगा कि दहशत गर्दी जैसे नाजुक मसले को सियासी बयानबाजी के लिए इस्तेमाल करना खुद रियासती इदारों की साख को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ PTI का मौकफ बिल्कुल वाज़ेह है। उनका कहना है यह बयान बेबुनियाद, गैर जिम्मेदाराना और घटिया सियासी हरबा है। वो कहते हैं कि हुकूमत के पास कोई सबूत नहीं, सिर्फ एक ही एजेंडा है कि इमरान खान को हर कीमत पर सियासी मंजरनामे से बाहर रखना है। नाज़रीन, आज का सवाल सीधा है कि वाकई PTI और कलदम तंजीमों के दरमियान कोई ताल्लुक है या ये सिर्फ सियासी ड्रामा है, नया स्क्रिप्ट, नया किरदार और कहानी वही पुरानी। क्या हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर नेशनल सिक्योरिटी के बयान को सियासी ओपोजिशन के खिलाफ हथियार बना रही है और अगर ऐसा है तो इसका मुल्क को कितना नुकसान हो सकता है? इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है स्पेशल एडवाइजर वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ साहब। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। मारूफ साहब, आपसे जानना चाहूंगा क्या मौकफ है? अता तारड़ साहब का बयान बहुत संगीन है। क्या हुकूमत के पास इस दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस शवाहिद वगैरह मौजूद है या फिर ये सिर्फ इसको जो है इल्जाम ही समझा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया और बात करने का मौका दिया। देखें, अता तारड़ साहब ने जो बयान दिया है या स्टेटमेंट दी है उसके सियाक व सबाक से मैं ज़्यादा वाकिफ तो नहीं हूँ, ना मुझे उसका जो बैकग्राउंड है, जो उन्होंने किस बुनियाद है, उनके पास एविडेंस है या नहीं है जी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी वाजिया हैं और उसमें कोई दो राय नहीं या उबहम नहीं आ जा। मिसाल के तौर पर, जब आपको पता है कि ये नेशनल एक्शन प्लान बना और सारी उसमें कौमी इत्तेफाक राय था जिसमें PTI भी थी, मुस्लिम लीग भी थी, पीपल पार्टी भी थी, JUI थी और सब पार्टियों ने मिलकर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया और उसके मुताबिक फिर एक ऑपरेशन हुआ KPK में और उस ऑपरेशन के नतीजे में वहाँ दहशत गर्दी जो है वो ऑलमोस्ट ना होने के बहुत कम हो गई थी। आप ये समझ लें कि 10% या 20% से भी कम 5% हो गई थी। उसके बाद वहाँ PTI की गवर्नमेंट आई और वहाँ PTI की गवर्नमेंट ने वो जो लोग जो वहाँ से भाग चले गए थे या वो निकाल दिया गया या जो भी सूरत हाल थी वो वहाँ से जो चले गए थे, तो उसके तकरीबन 40,000 लोग दोबारा उनको बातकारी की गई, यहाँ उनको रिबिलिटेट किया गया, उनको बुलाया गया और उसके बाद ये जो है वो दहशतगर्दी शुरू होगी। और अभी तो देखें बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी है और इसमें लेकिन बलूचिस्तान में भी अदम इस्तेकाम बहुत ज़्यादा है दहशतगर्दी के हवाले से, लेकिन इस वक्त 70% से भी ज़्यादा जो दहशतगर्दी हो रही है वो KPK में हो रही है। तो इन चीजों को, ये चीजें देखें, कुछ चीजें जो होती हैं उनको आपने हवालात वाकयात जो कंसिक्वेंशियल एविडेंसेस होते हैं उनसे आप अंदाजा लगाते हैं कि ये क्यों हुआ और कैसे हो रहा है और कौन इसके बिहाइंड किया है। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि अभी देखें, आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से भी मुज़ाकरात करते हैं, आप इन लोगों से जो यहाँ के जो बड़े हैं, जो वहाँ जरगे हैं, वहाँ उनको बुला के बातचीत करते हैं, उनको पावर कराते हैं, चीज़ों जो एक्सप्लेन भी करते हैं और हर नुक्ता नज़र से सियासी जो डायलॉग है वो आप करते हैं, जरगे बुलाते हैं जो बड़े नंबरदार लोग होते हैं। आपको पता वहाँ का जो जरगा सिस्टम है, वहाँ बड़े बड़े जो नोटेबल होते हैं, जो असर रसूख वाले लोग होते हैं, वो बैठ के जरगा करते हैं और उनसे बात करते हैं और वहाँ उनकी बात नहीं मानी जाती। और उसके बाद वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, वो उन दहशतगर्दों के साथ फिर कहते हैं बात करें, आप उनसे मुज़ाकरात करें। देखें, जो लोग मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं और सिक्योरिटी जो हमारे ऑपरेटर्स हैं या सिक्योरिटी जो हमारी जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, सिक्योरिटी अदारे हैं,
सिक्योरिटी सर्विसेज वाले लोग जो अदारे हैं उनको जो वो मारते हैं, शहीद करते हैं, और उनके बाद फिर अभी क्या उनसे बात की जाए, और वो भी छुप छुप के वार करते हैं, वो बताते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो इन हालात में वहां भी जो गवर्नमेंट है उसका किरदार जो है वो हमें बिल्कुल माइनस नजर आ रहा है। वो किरदार नजर आ रहा है जो गवर्नमेंट का होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन होती है उनको बहाल करना वहां की गवर्नमेंट का काम होता है। सिक्योरिटी अदारे जो होते हैं वो तो मार्ग पे या ऐसे इलाके में जहां गवर्नमेंट जो है वो अपने इस तरह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने में जब नाकाम होती है तो उनको बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ का तो बाबा आदम ही निराला है, कहीं भी गवर्नमेंट की रिट नजर नहीं आ रही, कहीं भी गवर्नमेंट की कोई अमल दरामद वाला काम नजर नहीं आ रहा। ठीक है मारूफ साहब, सवाल तो ये भी उठ रहा है, अब अवाम पाकिस्तान की जानिब से सवाल उठ रहा है, क्यों खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की टेबल पर उनको लाना चाह रही है, क्यों बज़िद है कि दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात हो? ये तो मुल्क की सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं वो इस तरीके से बढ़ते ही जा रहे हैं। देखें जी, बात यह है, मैं ये कह रहा हूं कि आपने उनके साथ जब नेशनल एक्शन प्लान हुआ उसमें वो जो होता है ना स्टिक और कैरेट वाली पॉलिसी आपने अपनाई, और उनको जहां आपने स्टिक वाला जरूरत थी वहां स्टिक इस्तेमाल की, जहां कैरेट की जरूरत थी वहां कैरेट इस्तेमाल की, और किसी ना किसी तरीके से हमने इस दहशतगर्दी पे वहां कंट्रोल कर लिया था। लेकिन फिर आप अंदाजा कर लें कि फिर वो जो रिबिलिटेट किया गया लोगों को क्यों किया गया, क्यों? देखे ना, नेशनल एक्शन प्लान जो है वो मुतफिका एक प्लान था जिस पे सब स्टेक होल्डर का इत्तेफाक था, उस पर अमल दरामद अगर किया जाता है तो क्यों ये ऑब्जेक्ट करते हैं? मैं यही कह रहा हूं कि इनका अपना फैसला है, नेशनल एक्शन प्लान को जो क्यों इंप्लीमेंट नहीं करते ये बताएं ना। वो अभी नेशनल एक्शन प्लान को जो उस पर इत्तेफाक राय करने के बाद उसको अभी वायलेट क्यों करने की, वो क्यों कहते हैं कि वो उसको वायलेट किया जाए? वो कौमी इत्तेफाक राय का, और फिर ये है उसमें सिर्फ पीटीआई नहीं, पूरी जो जेयूआई भी थी, पीपल पार्टी भी थी, मुस्लिम लीग थी, तो ये लोग ही सिर्फ क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि उनके साथ आप मुज़ाकरात करें, आप उनके साथ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात किए भी किए हैं, एक दफा नहीं कई दफा मुज़ाकरात हुए हैं। आप वहां जाके अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ आपने कितने मुज़ाकरात किए हैं, लेकिन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकला है? असल इशू तो ये है, मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात के आपने कितने सालों से ये अमल चल रहा है, उसका क्या नतीजा निकला है? स्वाया में लाशों के हमें क्या मिल रहा है? हमारे अपने जो जवान है उनकी शहादतों के अलावा हमें क्या मिल रहा है? जो गरीब लोग हैं उनके उखाड़ विचार, उनको बेचारों को परेशान लाने होने के अलावा क्या मिल रहा है? या तो हो ना उसका कोई नतीजा सामने आ रहा हो। ये बात सही है कि मुज़ाकरात से होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात का भी एक हद होती है, कोई लिमिट होती है। ठीक है जो मारूफ साहब, कई हमारी भी तो गलतियां नहीं है, क्योंकि हम तफरीक में पड़ गए थे, गुड तालिबान बैड तालिबान की तफरीक में। कल भी मैं एक टॉक शो कर रहा था, तो कल के टॉक शो में बात हो रही थी, तो पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा था कि दहशतगर्द आप किसको कह रहे हैं, पहले दहशतगर्दों को कैटेगराइज करें। तो सर, दहशतगर्दों की क्या कोई कैटेगरी मौजूद होती है? क्योंकि माजी में पाकिस्तान ने इस दहशतगर्दी से बेपनाह नुकसान उठाया, इतना दुनिया में किसी भी मुल्क ने नहीं उठाया। फिर ये तफरीक भी हमने ही पैदा की कि गुड तालिबान है, ये बैड तालिबान है। देखें, सबसे पहली बात यह तफरीक कार कौन है? मुझे ये बताएं, जो बंदा बगैर किसी जाती दुश्मनी के, बगैर किसी जाती अनाज के किसी दूसरे को जो कत्ल कर रहा है वो दहशतगर्द है। देखिए ना, मेरी और आपकी जाती दुश्मनी है, अगर मैं आपको मार रहा हूं या आप मुझे मार रहे हैं तो वो तो बात समझ आती है कि जमीन का मामला है, लेन देन का मामला है, रिश्तों का मामला है, कोई ना कोई इशू है जी। लेकिन अगर मैं आपको जानता नहीं हूं ना आप मुझे जानते हैं, मैं टेरर और माहौल को खराब करने के लिए, खौफ और राश पैदा करने के लिए मैं आपको मार देता हूं गोली, या किसी एक इनोसेंट आदमी को मार देता हूं, वो दहशतगर्द है। वो कहे, चाहे वो कहे मुसलमान है तो वो मुसलमान नहीं, वो दहशतगर्दी है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि वो लोग जो मासूम लोगों की जाने ले रहे हैं, मस्जिदों में जाके हमले कर रहे हैं, मुख्तलिफ बाजारों में जाके हमले कर रहे हैं, मासूम लोगों की जाने ले रहे हैं, बच्चों की जाने ले रहे हैं, वहां ख्वातीन की जाने ले रहे हैं, वो लोग जो बिल्कुल मजदूर लोग हैं वो मजदूर की खातिर वहां जाते हैं और वहां वो बेचारे शहीद हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं। तो ऐसा शख्स जो भी है जो ये कार्रवाई करता है वो दहशतगर्द है। इसकी बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कोई ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी जहां तक बात है गुड तालिबान और बैड तालिबान, इशू ये है कि जो ये
जब वहां काम चल रहा होता है ना, तो जी। सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, सिविल जो गवर्नमेंट होती है, सिक्योरिटी के जो अदारे होते हैं, उनकी आपस में कोलेशन होती है, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होती है। उसमें बेशुमार ऐसी चीजें, वो जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो सिविल की वालों की सुनते हैं, और कुछ वो लोग उनकी बातें सुनते हैं और आगे का प्लान बनाते हैं। जरूरी नहीं है, क्योंकि जब बात करते हैं कि ये लोग कहते हैं कि शायद ये एजेंसियों ने या फौज ने या एस्टेब्लिशमेंट ने ये एक तफरीक पैदा की, इसमें उस वक्त की जो वहां जब गवर्नमेंट थी वो भी उसमें शामिल थी। उन्होंने कहा जी कि ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो बात अच्छा मानते ही नहीं है, कुछ मारूफ बात- साहब, ये पीटीआई पहली जमात नहीं है। पीटीआई वाले ऐसे पहले जो है वो नैन तारे नहीं हैं कि जिन्होंने दहशतगर्दों से या तालिबानों से मुज़ाकरात की बात की हो। माजी में अगर हम बात करें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उन्होंने भी कहा कि तालिबान हमारे मोहसिन है। राना सनाउल्लाह ने भी अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि दहशतगर्दों से तालिबानों से मुज़ाकरात होने चाहिए। अब पीटीआई भी वो बात कर रही है। अगर रियासत ने सुर्ख लकीर खींच दी है तो आप पीटीआई को इस वक्त कहां देख रहे हैं, हक या बातिल? देखें जी, मैं एक बात बताऊं, ये मीडिया की स्ट्रेटेजी होती है हक और बातिल। ये साइंस नहीं है, ये डिजिटल साइंस नहीं है, यस और नो, जीरो और वन। जो इस तरह की इंसर्जेंसीज होती हैं, जिसमें मुज़ाकरात होते हैं, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्वमेंट होती है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट होती है, अदारों के मामलात हो जाते हैं, वहाँ के जो लोकल कस्टम्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, वहाँ के जो बड़े बड़े जिम्मेदार इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ के बड़े बड़े जो असर रसूख वाले लोग इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस भी होता है। वो जहां स्टिक्स और कैरेट वाली फिलॉसफी होती है, वहां यस और नो या वन और टू में बात नहीं होती, किसी को आप बात नहीं लेकिन कहते। लेकिन 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 मारूफ साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही थी जब हुकूमत आने से पहले उन्होंने बबंगे दौहल ये ऐलान किया था कि हम तालिबानों को दफातर खोल कर देंगे। नहीं, तब तालिबान को दफातर क्यों खोल के देंगे भाई? कौन है तालिबान आपके सामने? मुझे ये बताएं। सर, मेरे मुल्क के लिए स्वात खतरा में- है तालिबान। मारूफ साहब, मेरे मुल्क के लिए खतरा है, मेरे मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए, सलामती के लिए खतरा है तालिबान। खतरा है, बिल्कुल खतरा है। देखें ना, इसमें देखें, बात यह है कि जो हमारे मुल्क का एक अलमिया रहा है, हमारी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं रही, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी जो पॉलिसीज हैं उसमें अप्स एंड डाउन, निशिब फराद आते रहे जी। हैं हमारे कुछ उसमें। कभी हम देखें ना, जब अभी आज लोग बहुत कह रहे हैं कि 79 में जब हमने रशिया के साथ दिया वो गलत था, अमेरिका के साथ दिया हमने गलत जी। किया। उस वक्त के जो उन्होंने फैसले किए, अभी हम उसका नतीज भुगत रहे हैं। तो ये तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ख्यालात रहे हैं, मुख्तलिफ पॉलिसीज रही हैं, इसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसमें पॉलिटिकल जो एसेट्स हैं या पॉलिटिकल जो लोग हैं या जो स्टेक होल्डर हैं वो भी इन्वॉल्व रहे हैं, और सिक्योरिटी जो अदारे हैं वो भी इन्वॉल्व रहे हैं। इसमें देखें, किसी को आप भरी जुबान नहीं कर सकते। अभी इशू ये है कि मौजूदा जो सूरत हाल है, हमने उसके तनाज़ुर में बात करनी है। हमने ये पुरानी जो गलतियां हुई हैं या जो गलत फैसले हुए हैं या कंसिस्टेंसी नहीं रही है, उनको तो हम डिस्कस तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो फैसला आज करना है वो आज हमने आज के हालात के तनाजर में फैसला करना है। आज के जो मामलात में जो मुश्किलात हैं, जो दहशतगर्दी हो रही है, जो हमारे मासूम लोग मारे जा रहे हैं, और जो हमें इस लपेट में लिया जा रहा है, हमने उसके तनाजर में बात करनी है। अभी देखें, एक बात और भी मैं बताता चलूं। हमारी बदनसीबी ये रही है कि पाकिस्तान के बारे में जो इंटरनेशनल कंस्पायरेसी हमेशा रही है, उसको हम कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए जी। और आपने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंसिया हैं उन लोगों से सुना होगा कि पाकिस्तान के बारे में इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी पॉलिसी ये है कि ना तो पाकिस्तान को बिल्कुल डूबने दो और ना इसको फ्लोरिश होने दो, इसको दरमियान वाली सूरत में रखो। पाकिस्तान जो है, जब भी पाकिस्तान ने टेक ऑफ करने की पोजीशन में आया है, पाकिस्तान की इकानमी बेहतर हुई है, पाकिस्तान में हालात थोड़ी बेहतर आए हैं। एक वक्त था कि हमारी जो हर बंदा बात कर रहा था कि पाकिस्तान आज डिफॉल्ट करेगा, कल डिफॉल्ट करेगा। आज अल्लाह की फजल से वो बातें नहीं हो रही। आज हमारा जो ऑपरेशन बुनियाद में महसूस हुआ है, उसकी वजह से हमारी जो मिडिल ईस्ट में हमारा बड़ा असर रसूख बढ़ गया है, वर्ल्ड कम्युनिटी में हमारा असर रसूख बेहतर हो गया है, लोग हमारे बारे में अच्छी राय भी रखते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी
खारजा पॉलिसी है वो भी देखें, इस वक्त सुपर पावर हैं चाइना और अमेरिका, उनके साथ हमारी जो पॉलिसीज का जो इस वक्त तरीकाकार है वो बड़ा बैलेंस है। हम चाइना के साथ भी चल रहे हैं, अमेरिका के साथ चल रहे हैं और वर्ल्ड की बाकी दुनिया। अभी देखें इसी तरह जो हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं अदर देन आप ये समझ लें जो है अभी हम ईरान के साथ हमारे तल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं, टर्की के साथ हमारे तल्लुकात बहुत बेहतर हैं। तो ये हालात ऐसे हैं। मारूफ साहब सवाल ये भी है, आज भी मैं एक जगह एक ट्वीट देख रहा था, लिखा हुआ पढ़ रहा था कि और भी ममालिक की सरहदें हमसे मिलती हैं और इस वक्त ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में फतह के बाद तमाम तर दरअंदाजियाँ, तमाम तर दहशत गर्दियाँ हो रही हैं अफगानिस्तान की जानिब से, और भी सरहदें हैं और ममालिक जो है वो क्यों इंडियन प्रॉक्सीज का हिस्सा नहीं बनते, क्यों सिर्फ अफगानिस्तान को इस बार जो है भारत आलाकार बना रहा है, उनसे मुआहदे भी कर रहा है और एक जानिब रशिया के साथ भी ब्लॉक बना रहा है, और इसके बहुत सारे सबूत जो है रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखे गए हैं। भारत अगरचे शिकस्त खोर्दा है, अगर वो हार चुका है तो क्या वो ऐसे हरबे इस्तेमाल करेगा? अफगानिस्तान के अगर लोगों की बात की जाए, जब वह खाना जंगी थी, जब सोवियत वॉर चल रही थी, वहां पे अफगान वॉर जब वहां पर शुरू हुई, जब वर्ल्ड लॉन्गेस्ट वॉर चली, तो हमने उनकी मेजबानी की, उनको मेहमान के तौर पे यहाँ पे रखा, और आज वो उसी खित्ते से इंडिया का आलाकार बनके, इंडिया की प्रॉक्सी बनके यहाँ पर दरअंदाजी हो रही है। मुल्क के सिक्योरिटी पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। सर देखिए जी, बात यह है कि आप जब थोड़ी हिस्ट्री में जाएं जी, तो जो अफगानिस्तान है वो शुरू में रशिया ब्लॉक में रहा है और इंडिया भी जो है ना वो रशिया ब्लॉक में। सर बिल्कुल कम्युनिस्ट हुकूमत थी वहां पे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना, कम्युनिस्ट हुकूमत थी, और वहां उन दिनों में भी, उस वक्त भी पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ हालात अच्छे नहीं थे जी। उस वक्त में पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के जो मामलात होते थे उसमें टेंशन रहती थी और मामलात इतने वो उस तरह की फ्रूटफुल नहीं थे। अच्छा, बाद में आपको पता है कि अफगानिस्तान जो है वो क्राइसिस का शिकार हो गया, वहाँ रशिया ने इन्वेड किया, फिर उसके बाद अमेरिका वहाँ आ गया, और जो ये अफगानिस्तान वाले हैं ये रही अंडर क्राइसिस हैं थ्रू, ठीक हो गया। अच्छा, अब भी कहने का मतलब है कि जो अफगानिस्तान में अफगानियों को हमने यहाँ पनाह भी दी, उनको हमने मेजबानी भी की। अब जब उनकी बेदखली की बात आई तो एक जमात वो कह रही है कि उनको ना निकाला जाए, बेदखल ना किया जाए। सर उनकी वजह से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी पनप रही है। तो यही हम कह रहे हैं ना जी। उस दिन ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी कि हमने उनको यहाँ पनाह दी, उनकी बच्चे जो हैं वो यहाँ पैदा हुए, जो पहली जनरेशन वो शायद फेड आउट हो गया, तीसरी जनरेशन पैदा हो गया, वो यहाँ तंदूर पे काम कर रहे होते हैं, यहाँ होटलों में काम करते हैं, उनको जाके कहो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वो नारा नहीं लगाएंगे। मतलब ये कोई इनहेरेंसी है उन लोगों में, पाकिस्तान के खिलाफ आप समझे कोई नफरत है, या पाकिस्तान के बारे में उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या उनकी तरबियत में ये चीज डाल दी जाती है, उनके ज़हन में ये चीज डाल दी जाती है। और अभी जब देखें ना, इतना अर्सा रहने के बावजूद अभी जब हम देखें उनकी वजह से जब दहशतगर्दी, जब ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्टें हैं कि उनकी वजह से दहशतगर्दी फैल रही है, तो जब हम उनको निकाल रहे हैं तो कुछ पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर हैं वो कहते हैं जी उनको ना निकालें, उनको डिफेंस में आ जाते हैं। वो खुदा के बंदो, अगर वो अमन से रहें, सुकून से रहें, तो इतना साल हमने उनकी मेजबानी की है, तो हमारी कोई मसला तो नहीं। हमें मसला यही है उनकी वजह से हमारे यहाँ दहशतगर्दी फैल रही है, उनकी वजह से हमें अनरेस्ट हो रहा है, हमारी सोसाइटी खराब हो रही है। अच्छा मारूफ साहब, अगर पीटीआई वाकई दहशतगर्दों की पुष्पनाही कर रही है तो फिर हुकूमत कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, सिर्फ मीडिया पर बयान क्यों दागे जा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि अभी बेशुमार सियासी मसलतें भी होती हैं। मिसाल के तौर पर जो केपीके में है, उनकी गवर्नमेंट है, उनको वहां का मैंडेट मिला हुआ है। अभी देखें इतना कुछ ये जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे जगरा साहब, उन्होंने मरकज पे हमला किया। इस तरह के हालात में फौरन गवर्नर राज लग जाता है, वहां की गवर्नमेंट को डिसमेंटल कर दिया था। लेकिन मरकज ने, फेडरेशन ने, स्टेट ने टॉलरेंस
और बर्दाश्त से काम किया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो चाह रहे थे कि मुल्क में पॉलिटिकल इस्तेकाम चले। एक जी। लोगों ने मैंडेट है, गवर्नमेंट बनी हुई है इस पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू जैसे भी है। हालांकि JUI के बहुत तहफ़्ज़ात कहे थे, इनके 47 फार्म से आए हैं, ये है उनकी बड़ी तहफ़्ज़ात है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं बस जो सेटअप हो गया है उसके मुताबिक लेट दिस गवर्नमेंट टू मूव फॉरवर्ड। और उन्होंने 2-3 दफा फेडरेशन पे हमला भी किया, लेकिन इसके बावजूद वहां टारगेट्स होती रही और वहां और बेशुमारी मिसाइल थे। अभी देखे ना वहां के जो मसाइल हैं उनसे नतीजा PTI ने खुद उसको उनको उनको, उनको रिजाइन करने में मजबूर कर दिया। वहां हालात नहीं ठीक नहीं है, दहशतगर्दी ज्यादा है, अमन अमान का मसला है, करप्शन बहुत ज्यादा हो गई थी, तो इस तरह की बेशुमार मसाइल थे जिसकी वजह से उनसे उन्होंने रिजाइन ले लिया है। और ये हालांकि उनको जो है वो नॉमिनेट भी तारीख के PTI ने किया था, किसी और पार्टी ने तो नहीं किया था, और खुद ही उन्होंने डिस्चार्ज किया उनको, उनसे रिजाइन भी लिया। तो वहां जो है ना उस वहां की ये जो मसाइल सिक्योरिटी के मसाइल, इसकी बुनियादी वजह एक ये भी है कि वहां गवर्नमेंट में इस्तेकाम नहीं है। PTI के लोग आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं, अच्छा एक दूसरे पे करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं। अभी जो इमरान साहब की बहनें हैं वो जगरा साहब पे इल्जाम तराशी करते थे, वो क्या करते थे। अभी मारूफ साहब, गंडापुर साहब को हटा दिया गया उनकी कुर्सी से, आप क्या समझते हैं सबसे बड़ी क्या बुनियादी वजह थी, क्यों वो बानी PTI का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहे? क्या ऐसा तो नहीं कि उनका झुकाव थोड़ा इस वक्त की हुकूमत की जानिब था, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब था, वो रियासती इदारों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं जो कि PTI के बयानिए के खिलाफ है? उसमें एक तो ये बात भी सही है कि वो चाह रहे थे, उनकी ख्वाहिश थी कि सूबे में अमन अमान हो, सूबा तरक्की करे, क्योंकि देखे ना जो पॉलिटिकल आदमी होता है ना उसे कल दोबारा आवाम के पास जाना होता है, और उसने अगर वो कुछ ना कर पाए तो उसको पता है कि मैं जब कल जाऊंगा आवाम के पास, मैं क्या उनको लेके जाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, क्या बयाना लेके जाऊंगा। तो नेचुरली वो वहां के स्टेक होल्डर थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि लोगों को मैं कुछ दे सकूं, कुछ बेहतरी ला सकूं, एक तो शायद उनकी ख्वाहिश थी। लेकिन एट द सेम टाइम जो करप्शन की रिपोर्टें भी बहुत ज्यादा थी कि वहाँ करप्शन बहुत हो रही थी उनके बेशुमार। मुझे उस दिन एक मेरे कुलीग हैं, वो वजीर हैं हमारी काबीना में, जो आज़ाद कश्मीरी काबीना, उसमें वो महाजरीन की सीट पे हैं, और वो जो है इलेक्ट होते हैं पिशावर से। वो उस वक्त PTI के टिकट पे ही आए थे। वो हम बैठे हुए बात कर रहे थे कि मैंने एक पटवारी का ट्रांसफर कराना था। मैंने रिक्वेस्ट की गंडापुर साहब के, कहते हैं उनके भाई से भी बात की, तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तो बाद में किसी एडमिनिस्ट्रेशन या किसी बंदे ने उस पटवारी को बुलाया, उसने कहा यार तेरी तो बहुत बड़ी सिफारिश आ गई है, तो तुम्हारी ट्रांसफर तो करनी पड़ेगी, तो इस तरह करो तुम 50 लाख रुपया दे दो, वरना तो हमारी ट्रांसफर करनी थी, तो तुम 50 लाख रुपया दे दो, हम तुम्हारी ट्रांसफर कर देंगे। मतलब सूबे में बंदरबाट जारी था। अच्छा, वो कहते हैं हमने कहा यार 50 लाख देके क्या ट्रांसफर करनी है, चुप करके कहते हैं 15 दिनों के बाद वो पटवारी ने मुझे नहीं किया कि मैंने DC को 10 लाख रुपया देके अपनी ट्रांसफर कर लिया। तो इस तरह के हालात थे, ये मुझे अपने कुलीग ने बताया। तो जब इस तरह के हालात होंगे आप अंदाजा कर सकते हैं। तो ये जो है ना, देखें PTI की एक बहुत बड़ा इस पंजाब में बुजार लेके आए, वहां गंडापुर लेके आए, तो क्या है इन लोगों ने, इनकी चार्ज देखें, इनके विजन देखें, इनकी सोच देखें, इनको कोई गवर्नेंस से ना कोई इनको वो कोई कंसर्न है, ना ख्वाहिश है मुल्क को बेहतरी करने की, इनके अपने एजेंडे और इनके अपने ही सारे मामलात हैं। अभी देखें ना, मैं ये कह रहा हूं कि आप पे इल्जाम है, लोगों पे इल्जाम लगते रहते हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका कार है कि आप कोर्ट पे चले जाएं, कोर्ट से आप भाई आपको जब आप पे एक FIR कट जाती है, तो वो FIR जो है वो प्राइम मिनिस्टर खत्म नहीं कर सकता, वो कोर्ट ही खत्म कर सकती है। वो प्रोसेस जो है उसी के थ्रू खत्म होगी, प्राइम मिनिस्टर नहीं लग सकता। तो ये प्रोसेस है। उनके जो इमरान खान साहब हैं उनके खिलाफ जो केसेस हैं, जाएं अदालतों से फारिग हों और आप सियासत करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनका इशू ये है कि वो ये कहते हैं कि इधर माई वे और हाईवे, अगर हमारी बातों के मुताबिक नहीं चलेगी कोर्टें, तो कोर्ट करप्ट है, अगर हमारी ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नहीं चलेगा तो इलेक्शन कमीशन करप्ट है, अगर हमारी ख्वाहिश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट नहीं चलेगी तो वो भी खराब है, हाई कोर्ट नहीं चलेगी तो वो भी करप्ट है। ठीक है मारूफ साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, आपका बेहद शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अपना कीमती वक्त दिया।
नाजरीन, जिस तरीके के पीटीआई के ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं, अगर वाकई वो दहशतगर्दों की पुष्टपराई कर रही है तो ये हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन। और क्या ये बयान सिर्फ एक सियासी दबाव डालने की कोशिश है जो आज वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारक की जानिब से दिया गया, जिसको इस वक्त तक ये कहा जा रहा है कि ये इस साल का सबसे बड़ा इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाया गया है? क्या इससे मुल्क में मज़ीद इंतशार नहीं बढ़ेगा? इसकी इस हवाले से जो है वो अब हुकूमत को जो है कोई मौक़िफ़ अपना पेश करना पड़ेगा, कोई शवाहिद ऐसे सामने लाने पड़ेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।